उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हैं। खबर यह है कि वो आज शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। एक पार्टी के डिप्टी सीएम का दिल्ली आना और फिर पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करना इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि यूपी में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद बयानबाजी का दौर तेज है। 2 दिन पहले हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ये बोले थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और माना गया है कि ये निशाना केशव प्रसाद मौर्य का सीधे यूपी के मुख्यमंत्री पर था। और अब अगर शाम को केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं तो क्या बात होगी? कुमार अभिषेक में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्या 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी और केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था उसी से जुड़ी हुई मुलाकात है या फिर कुछ और एजेंडा है? देखिए नेहा, ये मुलाकात दरअसल इसके बारे में केशव प्रसाद मौर्य के करीबियों का कहना है कि ये पहले से फिक्स्ड मुलाकात है, यानी कि पहले ही इसके लिए वक्त लिया गया था। लेकिन जिस वक्त ये मुलाकात हो रही है इसने सियासी हलचल जरूर पैदा कर दी है। 2 दिन पहले जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और जिस तरीके से वहां पर केशव मौर्य ने बातें रखी, खास करके संगठन सरकार से बड़ा है, और उसके बाद एक दिन भी नहीं हुआ कि अगले दिन वो दिल्ली पहुंचे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। तो कयास तो काफी लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के मायने क्या होंगे। लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, ये दरअसल पूर्व निर्धारित मुलाकात है। लेकिन टाइमिंग ऐसी है जिसमें कि पूर्व निर्धारित मान लेना बड़ा आसान नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ सियासी हलचल चल रही है और उसी के नजरिए से इसे देखा जा रहा है। लेकिन आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या है, अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जरूर इसे जोड़ करके देखा जा रहा है कि जिस तरीके की बात उन्होंने उस मीटिंग में कही संगठन और सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपना जवाब रखा, तो कुल मिलाकर के माना यही जा रहा है कि ये मुलाकात बेहद अहम हो सकती है। ठीक है, और खास लेकिन आप कह रहे हैं कि प्री डिसाइडेड सियासत एजेंडा है। उस 2 दिन पहले हुई बैठक से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 29 सीटों के नुकसान ने क्या यूपी बीजेपी के भीतर ऐसी स्थिति कर दी है कि शीर्ष नेताओं के बीच गुपचुप होता संघर्ष अब धीरे धीरे उजागर होने लगा है। जो उप मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया का साथ देने के लिए बनते हैं वही सवाल उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि सरकार नहीं संगठन बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हार हुई, तो क्या निशाना 400 पार के नारे पर और सवाल संगठन से है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो क्या निशाना उत्तर प्रदेश की सरकार पर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता नहीं होगा, तो क्या यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी। एनडीए के साथी और मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा तो वोट कौन देगा। तो क्या सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर है। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि अखिलेश राज के अधिकारियों ने हरवा दिया, तो क्या इशारा ये कि यूपी सरकार के राज में अधिकारी बेलगाम है। जौनपुर से हारे कृपा शंकर सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को अब तक एहसास नहीं होता कि उसकी सरकार है। तो सवाल है, क्या किसी के इशारे पर बयानबाजी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर चल रही है। जौनपुर से ही बीजेपी के विधायक कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने दखल नहीं दी तो 2027 में बीजेपी के लिए कठिनाई होगी। सवाल है कि आखिर इस बयान के पीछे असली ताकत कौन है, क्योंकि एक विधायक इतना बड़ा सवाल उठा दे। बीजेपी के भीतर अनुशासन तो ऐसा रहा नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री ये भी कहें कि नतीजों से किसी को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं, तो क्या संदेश यही कि यूपी में अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर जाने वाले नहीं हैं। इतने सवालों की दस्तक एक साथ 2014 से 2024 के बीच अब तक पार्टी के भीतर किसी सवाल, किसी राज्य, किसी नेता, किसी चिंतन और किसी मंथन में नहीं आई, जितना इन दिनों उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा में पिछली बार के मुकाबले 29 सीटों के झटके के बाद आ रही है, जहां चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के बयान की है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है।
बड़े की लकीर खींचकर छोटा दिखाने की कोशिश क्यों और किसके लिए केशव मौर्य दिखते हैं जब कहते हैं कि मेरे दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। मैं मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपाधि के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है, हम पहले कार्यकर्ता नहीं कुछ बनते क्या नहीं। केशव प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं, संजय निषाद बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते हैं और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल पहले ही सीधे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर पिछड़ों को नौकरी में रोके जाने का आरोप लगा। और तब सवाल, क्या ये एक पैटर्न है? पार्टी के भीतर चाहे केशव मौर्य हो या फिर पार्टी के सहयोगी के तौर पर अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद हो, अब ये आवाज पार्टी में मुखर होने लगी है कि ओबीसी को तरजीह न देना इस बार चुनाव में पार्टी को भारी पड़ गया। और यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक में अगर केशव मौर्य ने मुखर होकर अपनी बात रखी तो उसके पीछे सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी के साथ चल रहे सहयोगी दलों की भी आवाज सुनाई देती है। कार्यकर्ता का अपमान सहा नहीं जाएगा। कार्यकर्ता का अभिनंदन तभी जब माथे का चंदन सुरक्षित हो। बुलडोजर अभियान पर सवाल, हूटर हटाने के अभियान का विरोध, संगठन से बड़ा कुछ नहीं, सरकार से बड़ा है संगठन। क्या यूपी में ऐसे बयान खड़ा करके ये दिखाने की कोशिश है कि कार्यकर्ता सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं? जहां जवाब मुख्यमंत्री का भी आया है। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान दलित वोटों पर ही हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सीटें घटी। और तब यूपी में बीजेपी के ही एक और विधायक का बयान पार्टी के भीतर असंतोष की खबर को खबरदार करता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक त्रिभुवन राम कह रहे हैं कि पार्टी दलितों का हिस्सा अपने साथ जोड़ने में असफल रही। पार्टी के विधायक ये सवाल उठा रहे हैं कि कई जगह प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित नहीं थे। फिर कहते हैं कि पार्टी में बदलाव समय की मांग होती है, आगे बढ़ाने के लिए बदलाव जरूरी है। तो ये किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? 2022 और 2024 के अगर चुनाव का हम एक अंतर देखें तो करीब 3.5% वोट जो बसपा को गया था वो वोट कहीं न कहीं गया है। और ये सही है कि वो वोट हमारी पार्टी को नहीं मिला है। इसका मतलब थोड़ा सा विचलन हुआ है, लोगों में थोड़ा सा नाराजगी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण की बात और संविधान बदलने की बात लगातार हमारी इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे, उसका असर पड़ा हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर। और यहाँ तक हुआ कि बहुत सी जगहों पर जिसको हम लोग ये समझ रहे थे कि हमारा वोट बैंक है, हमारी जो दूसरी सबसे अनुसूचित जाति में जो सबसे बड़ी बिरादरी तो पहले जाटो लोग हैं, दूसरी जो बिरादरी है सबसे बड़ी, उस समुदाय का वोट बैंक भी हमारे साथ कम रहा। ये देखने को हमको क्षेत्रों में कई जगहों पर मिला है। कहीं कहीं जो हमारे प्रत्याशीगण थे उनकी वजह से ये बातें आई हैं। और इसको देखने में भी ये मिला है कि जो हमारे प्रत्याशीगण पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में बने रहे, उनको जनता ने सम्मान दिया। और जो नहीं बने रहे, जिनका संबंध लगातार नहीं था हमारे जनता के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उनको थोड़ा सा निराशा झेलनी पड़ी है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, त्रिभुवन राम जो बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें इस तरीके से भी सच्चाई माने कि जहां जहां पर प्रत्याशियों का सही तरीके से चुनाव किया गया, जहां पर वो अपने वोट बैंक के बीच गए, जनता से मिले, उनके बीच रहे, वहां पर उन्हें जीत हासिल हुई। यानी कि कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये कि जो सीएम बात कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास जिन जिन जगहों पर प्रत्याशियों को लेकर था या फिर जीत को लेकर था, वहां पर हार हुई। तो यानी कि वो हां में हां मिला रहे हैं सीएम से।
देखिए बिल्कुल, और हमसे बातचीत में त्रिभुवन राम ने जो बातें कही हैं, विधायक हैं, बनारस की सीट से विधायक हैं, और ये बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि ये तारतम्यता जमीन पर नहीं दिखाई थी, नाराजगी थी और कार्यकर्ताओं में और प्रत्याशी को लेकर के जब ये पहली लिस्ट आई थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जिसमें मौजूदा सांसदों को बदला भी नहीं गया और कई तरीके की चीजें सामने आ रही थी, उसका असर देखने को मिला। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही है कार्य समिति में कि हम अति आत्मविश्वास में हो गए थे, तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दलितों का जो समीकरण बिगड़ा और उस समीकरण को साधने का एक मौका जो पार्टी के पास था वो भी पूरी तरीके से गवा दिया, और ये बात भी विधायक मान रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये शिफ्ट होगा। बीएसपी का जो जाटव और बाकी दलित बिरादरियों का जो वोट खिसका है उसे बीजेपी अपने साथ नहीं ले पाई। इसमें भी कार्यकर्ता की उदासीनता और नाराजगी दिखाई दे रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो संगठन बड़ा होता है, ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही। कार्यकर्ता पूरे चुनाव के दौरान अपने अपने मुद्दों को लेकर के जा रहे थे, लेकिन उस पर भी उनको पूरी तरीके से संतोष नहीं था। खास तौर पर शासन और प्रशासन के लोगों को लेकर के भी आप शिकायतें दर्ज की गई, उस पर भी कोई मसला नहीं सुलझा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम विधायक करके जो बातें कह रहे हैं वो सोचने वाली बात है, और इस ओर सीधी तौर से इशारा भी करती है कि बीजेपी के अंदर कई सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग नेता अपना अपना कारण बता रहे हैं, लेकिन इस बीच जेपी नड्डा की अहम मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शाम 7:30 बजे संभव बताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, भूपेन्द्र चौधरी भी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात शाम 7:30 बजे संभव है। तो ये दोनों अहम मुलाकात 2 दिन पहले जो बीजेपी की बैठक हुई थी, जो मंथन हुआ था, जिसमें अलग अलग बयान हमने यूपी के सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सुने थे, उसके बाद ये मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है।